तो अमेरिका क्या वाकई जावेद मलिक साहब जंग की तरफ सोच रहा है कि वो जंग कर लेगा इस सिचुएशन में, जब एयर मार्शल साहब भी कह रहे हैं कि वो तैयार नहीं होगा, लेकिन वो नई जंग की तैयारी भी कर रहे हैं? मुदस्सिर साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और एयर मार्शल साहब को भी। मैं अपनी एनालिसिस से पहले आपको बताऊंगा मेरी कुछ बहुत ही करीबी लोगों से बात हुई है जो इस सारे मामले को बड़ी करीब से देख रहे हैं। देखिए, जब इनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो मैसेज कन्वे किया था इस्लामाबाद को और वो वापस वाशिंगटन गया, उसके ऊपर तो अमेरिकन रिस्पांस बहुत क्लियर था। दे डिड नॉट लाइक व्हाट दे रेड। मतलब कुछ जो वहाँ पे लोग हैं उन्होंने बताया कि जब उन्होंने वो देखा तो उन्होंने कहा ये इतना अर्सा जो नेगोशिएशन करते रहे ये क्या था फिर, क्योंकि ऑब्वियसली इट सीम्ड लाइक वो बिल्कुल उसी जगह पे चले गए जहाँ पे नेगोशिएशंस का आगाज हुआ था। इट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि ये जो कल एक स्टेटमेंट आई इनके रहनुमा जो हैं, सुप्रीम रहनुमा, उनकी तरफ से, वहाँ पे भी आपने देखा कि काफ़ी तुंद और तेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। तो कल तक तो यूँ लग रहा था कि ये कशीदगी की तरफ हम जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स जो आपने जिक्र किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो ब्रीफ किया गया पेंटागन की तरफ से भी और सेंटकॉम की तरफ से भी, उन्होंने उनको कहा कि देखिए हम तो रेडी हैं, हमने टारगेट्स भी लॉक्ड किए हुए हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन ये भी थी कि हो सकता है कि हम दोबारा हॉस्टिलिटीज़ की तरफ चले जाएं। और आई थिंक दैट वाज वेरी क्लियर। और ये इंटेंशंस जो थी सिर्फ इंटेंशंस नहीं थी, दे वुड हैव फॉलोड इट अप। वो रेडी थे टू अटैक अगेन। लेकिन फिर आई बिलीव कि सैनिटी प्रिवेल्ड इन ईरान। और मुझे लगता है कि कल शाम को थर्सडे को दोबारा से जो है वो पाकिस्तान को कांटेक्ट किया गया ईरान की तरफ से। और मैं वहाँ पे एग्री करूँगा एयर मार्शल साहब के साथ कि यहाँ पे कि देखिए ईरान की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी फ्रैगमेंटेड भी है और किसी हद तक कह सकते हैं फ्रैक्चर्ड भी है। क्योंकि देखिए नॉर्मली तो ये होता है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में आप बेशक जो मर्जी के हैं उनको पसंद करें या ना करें, वो ही इज़ एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट और हमें पता है कि वो सामने भी हैं, उन्हीं से बात हो रही है, वही उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, कौन उनका वाइस प्रेसिडेंट है, कौन उनका सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। यहाँ पे क्या है कि जो सामने लोग हैं, जो उनके स्पीकर थे या स्पीकर हैं या जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी इज्जत है, लेकिन डेफिनेटली जो असल में पावर है दैट रिजाइड्स विद द IRGC। और IRGC का जो स्ट्रक्चर है वो एक कोर है, रेवोल्यूशनरी कोर है, आर्मी है। एयर मार्शल साहब बताएंगे उनका एक चेन ऑफ कमांड है। उनका जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो प्रेसिडेंट की तरफ नहीं है, इट इज टू द सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम रहनुमा जो मुश्तबा खामनाई साहब है। अब वो उनके साथ अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखें तो बताया जाता है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन तक एक्सेस मुमकिन नहीं है, बहुत कम, गालिबन 1 या 2 लोग उनसे मिल सकते हैं। तो अब ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, इवन चाहे वो कुछ एग्री भी कर लें यहाँ पे आके इनके जो कालेबाफ साहब हैं, वो जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा, जब तक उसको IRGC और फिर सुप्रीम लीडर की तायीद हासिल नहीं होगी। तो इसकी वजह से कुछ देर लग रही है, कुछ ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग में एक तरह से तातुल होता है। लेकिन यहाँ सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्शल साहब, वो है कि अगर ईरान ने नई तजावीज़ दी हैं मुज़ाकरात के लिए, जावेद मलिक साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यहाँ कुछ एग्री करते हैं तो वहाँ नहीं, अगर वो राज़ी होते हैं तो उसके एग्रीमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो नई तजावीज़ आई हैं तो फिर नई तजावीज़ के ऊपर भी फिर क्वेश्चन होगा। फिर अमेरिका भी ये कह सकता है कि शायद वहाँ फैसले करने की कुव्वत नहीं है या ताकत नहीं है। देखिए मुदस्सिर साहब, मैं और एम्बेसडर साहब जो है हम एक दूसरी चीज की तरफ निशानदही कर रहे हैं, क्योंकि ईरान में जो इस वक्त बहस चल रही है वो ये है कि जो डिसीजन आ रहा है क्या वो वाकई ही खामनेई साहब का है या नहीं है। दैट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। उनकी लीडरशिप के ऊपर या उनके फाइनल डिसीजन के ऊपर किसी को इतराज नहीं। जहां मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात है, तो आई एम श्योर कि आप और एम्बेसडर साहब इस चीज पे यकीन करेंगे कि इसका डिफरेंस का होना कोई इतनी एबनॉर्मल चीज नहीं है। हमेशा जो मिलिट्री होती है उसका एक बड़ा एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है और जो सिविलियंस और पॉलिटिशियंस होते हैं उनका एक बहुत ही मेलो और मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन जब नेशनल ऑब्जेक्टिव सामने रखा जाता है तो दोनों का यानी कि एक दरमियाना रास्ता दोनों मिलके निकालते हैं। सो ईरान में मैं ये नहीं समझता कि इतना कोई बड़ा डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ना, ये मेरे ख्याल में अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है कि एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, सामने हैं, जो कुछ कहते हैं वो नजर आता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब से ये जंग शुरू हुई है पिछले 2 महीने में मेरे ख्याल 15 से 20 उनके जनरल्स जो हैं, जो तीनों सर्विसेज के हैं, उनको सैक कर दिया गया है। चीफ ऑफ द आर्मी जो
जंग लड़ रहे थे उनको सैक किया, सेक्रेटरी नेवी को सैक किया। ये वो बंदे हैं जो आपके बिहाफ के ऊपर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। आप जंग के दौरान उनको नहीं निकालते। और इससे सिर्फ एक चीज जाहिर होती है कि जिस डिफरेंस की हम ईरान में बात कर रहे हैं वो अमेरिका में भी वो डिफरेंस है। मेरे ख्याल में कमिंग टू योर क्वेश्चन, मेरे ख्याल में दोनों जो है ना वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना हार्ड टू बार्गेन वाली सिचुएशन पे हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो इस बार्गेनिंग को अब किसी हद तक ले जाना चाहते हैं। जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा, अगर कल उन्होंने हमें नई तजावीज दी हैं, वो तजावीज अभी तक अमेरिका पहुंच चुकी होंगी और आई एम श्योर कि कल सुबह हमें उनके ऊपर कोई रिएक्शन भी मिल जाएगा। ईरानियों के साथ ट्रेडिशनली अगर आप हिस्टोरिकली भी पढ़ें तो उनके साथ नेगोशिएट करना जरा मुश्किल है, क्योंकि वो जो है ना वो चीज को लंबा खींचते हैं और उनकी स्ट्रेटजी हमेशा ये होती है कि आप इतना खींचे कि दूसरा बंदा तंग आकर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मान जाए। इवन जब 2015 में मुआहिदा हो रहा था उस वक्त भी जो है क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 20 से 22 मंथ्स लग गए थे इन नेगोशिएशंस को करते हुए। सो मैं पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह जल्द एक मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि दुनिया को यह हाई फ्यूल प्राइसेस की जो है ना इस कॉस्ट को बर्दाश्त करना होगा। सही, तो ये फुल बात ब्लोन आउट बैटल के दोनों में से कोई चाहेगा कि फुल ब्लोन आउट बैटल। जी बिल्कुल, ये मामला अहम है, लेकिन इस पे अब दोनों ममालिक की संजीदगी देखना है। ईरान और अमेरिका के मामलात के हवाले से बात हो रही है। जावेद मलिक साहब, ये तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी पूरी दुनिया की इकनॉमिकली। आज बल्कि जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि इस तस्वीर को एज सुन एज पॉसिबल हल होना, क्योंकि मुआशी तौर पर तो ये बहुत बड़ा नुकसान फिर पूरी दुनिया में नज़र आएगा। जी एब्सोल्युटली जी, डेफिनेटली नेगोशिएशन स्टाइल में उनका चीज़ों को थोड़ा लंबा करना सामने आता है। लेकिन देखिए, जब इन्होंने ब्लॉकेड की थी सबसे पहले ईरान ने अपना हॉर्मुज़ को बंद किया, और फिर अब काउंटर ब्लॉकेड जो अमेरिका ने की हुई है, बहुत से जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस काउंटर ब्लॉकेड के बाद ईरान के पास भी वक्त इतना नहीं है, क्योंकि उनका जो एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, जो वो कुछ तेल वगैरह एक्सपोर्ट करते थे कुछ ममालिक को, वो बंद हो चुका है। और अब ऑब्वियसली वो एक हद तक ही उसको खींच सकेंगे। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी जो क्लॉक इज टिकिंग, वो भी ये नहीं समझते कि इस मसले को ज़्यादा तवालत दे सकेंगे। आई डोंट थिंक दे कैन अफोर्ड इट ईदर। एट द सेम टाइम अमेरिकन के भी जहाँ तक है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि वो इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग करे। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो लगता यूं है कि इस मसले के हल की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता चलूँ कि चाहे वो ये जो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इट ऑल डिपेंड्स रियली ऑन ईरान, बिकॉज एज फार एज द यूएस इज कंसर्न, उन्होंने तो अपनी पोजीशन जो है वो पहले दिन से वही रखी हुई है, उसमें कोई तब्दीली एज सच नहीं आई। अपना हुर्मुज़ जो है ये भी इंट्रोड्यूस किया गया इस बैटल के अंदर ईरान की तरफ से, आपको याद होगा सबसे पहले। अब उन्होंने उसको काउंटर ब्लॉक किया है।